आइए आज हम स्टडी करेंगे प्रश्न संख्या 6। आयनिक आबंध बनाने के लिए अनुकूल कारकों को लिखिए। तो कौन कौन से फैक्टर हैं या कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिससे आयनिक बांड बनेगा। ध्यान दीजिए, आयनिक बांड। आयनिक बांड का मतलब जिसमें धन और ऋण आयन हो। तो आयनिक आबंध का विरचन यानी निर्माण मुख्य रूप से निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो जाहिर सी बात, देखिए हम लोग आयनिक आबंध की बात कर रहे हैं तो धन एक में धन चार्ज होगा, एक परमाणु में, दूसरे में ऋण चार्ज होगा। तो धन और ऋण जिन परिस्थितियों में बनेंगे तो उसी परिस्थिति में आयनिक आबंध बनेगा। तो देखिए, किसी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी यानी फॉर्मेशन लैटिस एनर्जी या एंथैल्पी के ऊपर निर्भर करता है, ना कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति की दर पर। तो सबसे मेन चीज ये ध्यान देने की है कि कोई भी अगर आयनिक यौगिक है उसका स्थायित्व कितना होगा तो उसका गुणात्मक मान उस यौगिक के विरचन जालक एंथैल्पी। कहने का मतलब ये है कि जो लैटिस एनर्जी उनके निर्माण के लिए फॉर्मेशन लैटिस एनर्जी है, जालक ऊर्जा मतलब जो बल वाली रेखाएं हैं उनके जो जाल है उसकी कितनी ऊर्जा है उसके ऊपर निर्भर करता है, ना कि गैसीय अवस्था में उस आयनिक स्पीशीज द्वारा ऑक्टेट प्राप्ति की दर पर, ना कि वो कितना आराम से अष्टक प्राप्त कर लेगा उस पर निर्भर करता है। तो किसी भी आयनिक यौगिक के स्थायित्व का मतलब है उसकी लैटिस एनर्जी कितनी ज्यादा है, ना कि वो ऑक्टेट यानी अष्टक कितना आराम से ग्रहण कर लेता है गैसीय अवस्था। तो इसको ध्यान देना है। किसी आयनिक ठोस के एक मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं या लैटिस एंथैल्पी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जालक एंथैल्पी वर्ड यूज हुआ, तो जालक एंथैल्पी का मतलब क्या है कि वो जाल बनाने में यौगिक के जो ऊर्जा है वो कौन सी ऊर्जा है। तो ये कह रहा है कि वो ऊर्जा है कि अगर उस यौगिक को तोड़ा जाए जब वो गैसीय अवस्था में। ध्यान दीजिए, बार बार बता रहे हैं किसी भी चीज की जब बात करेंगे रसायन विज्ञान में तो गैसीय अवस्था में लेंगे, मात्रा कितनी लेंगे, 1 मोल लेंगे। तो वही कह रहा है कि गैस किसी आयनिक ठोस, क्योंकि आयनिक आबंध की बात है तो आयनिक ठोस लिया जा रहा है। तो किसी आयनिक ठोस के 1 मोल यौगिक को गैसीय अवस्था में संघटक आयनों में पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। यानी वो जब बना है तो बनने के बाद तोड़ने में जो भी ऊर्जा निकलेगी उतना ही बनने में लगी होगी। तो वही कह रहा है कि पृथक करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जालक एंथैल्पी कहते हैं। यानी उस जाल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा लगेगी उसी को मानेंगे कि ये जालक एंथैल्पी। यह मान अधिक होना चाहिए। तो यह मान जितना अधिक होगा इसका मतलब ये है कि वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ रही है। इसका मतलब वो ज्यादा मजबूत बंध है। तो देखिए यहाँ पर आयनिक ठोस की बात है तो 2 आयन होंगे प्लस और माइनस। तो m प्लस और x माइनस दोनों को गैसीय अवस्था में लिया गया। तो ये mx गैसीय अवस्था में ये बना होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो इस तरह m प्लस और x माइनस में टूटेगा, ये कहने का मतलब है। अगला पॉइंट देखिए, आयनिक आबंध निम्न आयनन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। तो इस बात को ध्यान देना है कि जो हमारा आयनन एंथैल्पी है वो जो है निम्न आयनन एंथैल्पी तथा अपेक्षाकृत निम्न इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले तत्वों के बीच सरलता से बनते हैं। तो आयनिक यौगिक जो बनते हैं, आयनिक बंध, तो किस परिस्थिति में ज्यादा आराम से बनते हैं, जब उन यौगिकों की आयनन एंथैल्पी कम हो और अपेक्षाकृत उनका इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी, इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, वो भी कम हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे यम का एग्जाम्पल दिया, कोई तत्व ले लिया यम गैसीय अवस्था में, तो इससे
इलेक्ट्रॉन निकाला गया तो m प्लस बन गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन निकाला जा रहा है, तो निकालने की कम होगी तो प्राप्त करने की भी कम होगी, क्योंकि कम ऊर्जा निकालने में लगेगी। तो वही कह रहा है कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कम होना चाहिए और आयनन एंथैल्पी भी कम होना चाहिए, तो वो तत्वों के बीच आयनिक आबंध बनते हैं। जैसे Na, K, Mg, Ca इन सब का आयनन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी कम है। इलेक्ट्रॉन लब्ध एंथैल्पी मतलब इलेक्ट्रॉन रखने की, प्राप्त करने की। तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं, निकाल के Na प्लस बनाना चाहता है, K प्लस Mg प्लस Ca प्लस 2। तो इसका मतलब जो प्लस चार्ज रखने वाले यौगिक हैं, परमाणु हैं या तत्व हैं, वो आसानी से आयनिक आबंध बनाते हैं। उदासीन परमाणु से संबंधित धनायनों एवं ऋणायनों के बनने की सरलता। अब अगर उदासीन परमाणु है तो जितना आसानी से धनायन और ऋणायन बन जाएंगे उतनी ही आसानी से आयनिक आबंध बन सकते हैं। अगला पॉइंट है धनायनों तथा ऋणायनों की ठोस में व्यवस्थित होने की विधि। अब धनायन और ऋणायन जो है वो ठोस में किस प्रकार से व्यवस्थित हो रहे हैं, उस व्यवस्था को भी ध्यान में रखेंगे आयनिक आबंध बने। जिस व्यवस्था में आयनिक आबंध आसानी से बनेगा, अगर उस हिसाब से ठोस बनने में व्यवस्थित हो रहे हैं धन और ऋणायन, तो आसानी से आयनिक आबंध बनेगा। अगला पॉइंट है हमारे पास, कह रहा है निम्नलिखित, अगला प्रश्न है 7वां, कह रहा है निम्नलिखित अणुओं की आकृति की व्याख्या VSEPR सिद्धांत के अनुसार कीजिए। तो VSEPR सिद्धांत जो है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, तो उसी के आधार पर इनकी आकृति की व्याख्या करना। तो VSEPR सिद्धांत के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से जुड़ा है, दूसरे परमाणु कौन है, आबंध इलेक्ट्रॉन युग्म या एकाकी युग्म, कहने का मतलब या तो बॉन्ड पेयर होंगे इलेक्ट्रॉन मतलब आबंध वाले या बिना आबंध वाले एकाकी युग्म। तो वही कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणुओं से जुड़ा है तब उनमें प्रतिकर्षण अलग अलग होना चाहिए, तब उनमें क्या हो, रिपल्सन अलग अलग होना चाहिए, जिसके कारण अणुओं की आकृति भिन्न होगी। तो कहने का मतलब है कि VSEPR सिद्धांत कहता है कि यदि केंद्रीय परमाणु दूसरे परमाणु से जुड़ा है तब उनमें प्रतिकर्षण अलग अलग होना चाहिए, जिसके कारण अणुओं की आकृति भिन्न, जाहिर सी बात आकृति भिन्न होगी तो प्रतिकर्षण अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण अन्योन्य क्रियाएं निम्नलिखित क्रम में घटती हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण होता है एकाकी युग्म, यानी जो बिना बंध वाले हैं, इनको अंग्रेजी में लोन पेयर कहते हैं। फिर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर लास्ट में बॉन्ड पेयर यानी आबंध युग्म। तो इसको ध्यान देना है, ये हम लोग NCERT में पढ़ भी चुके हैं। किसी अणु की आकृति उस अणु पर उपस्थित एकाकी युग्म की संख्या पर निर्भर करती है। तो किसी अणु की जो आकृति है, चूंकि वो एकाकी युग्म यानी बिना बंध वाले युग्म, आपस में उनमें प्रतिकर्षण होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो जो बंध बने हुए हैं उनको ढकेलते हैं, इसलिए जो बिना बंध वाले एकाकी युग्म है यानी इलेक्ट्रॉन है, वो जो है बहुत आकृति उन पर बहुत निर्भर करती है, उनकी संख्या पर जो एकाकी युग्म है। तो यहाँ पर देखिए जैसे BeCl2 रेखीय है क्योंकि एकाकी युग्म नहीं है। यहाँ पर BeCl2 में कोई एकाकी युग्म नहीं है केंद्रीय परमाणु Be में, इसलिए जो है ये सीधी रेखा में है यानी 180 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि Be की बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इस बॉन्ड में एक एक करके शामिल हो गए। Cl में 17 होते हैं, बाहरी कक्षा में 7 हैं, तो Cl के 7 और Be का एक 8 मिल करके, मतलब एक Be का ले लेगा तो Cl का भी अष्टक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर Be का अष्टक नहीं कंप्लीट है, तो कुछ ऐसे अपवाद भी थे जो अष्टक नियम का पालन नहीं करते, तो वो इन्हीं में से। तो यहाँ पर कोई एकाकी युग्म नहीं है। अब देखिए BeCl3,
यह त्रिकोणीय समतलीय होता है क्योंकि इसमें कोई एकाकी युग्म नहीं है। क्योंकि इसमें कोई बिना बंध वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जिसको एकाकी युग्म कह रहे हैं, क्योंकि बी में बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और केंद्रीय परमाणु है, और Cl में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहरी कक्षा में, तो ये किसका मिल जाएगा, तो Cl ये सब अपने अष्टक कंप्लीट कर लेंगे और बी के पास कोई भी बिना बंध वाला इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ये तीसरे वर्ग का तत्व है आवर्त सारणी में। देखिए इसी प्रकार से देखिए अगर हम SiCl4 की बात करें, SiCl4 की बात करें तो SiCl4 में Si देखिए चौथे ग्रुप का तत्व है, चौथे वर्ग का तत्व है, यानी इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे और चारों देखिए Cl के साथ बंध बना लिए। इसका मतलब केंद्रीय परमाणु के पास कोई भी एकाकी युग्म नहीं है, इसलिए ये कोण जो है 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ये देखिए त्रिकोणीय समतल है, इसलिए इनका कोण 120 डिग्री होगा। यहाँ पर 109 डिग्री 28 मिनट हो गया। अब आगे देखिए AsF5, AsF5 है तो As देखिए Np, As, Sb, Bi ये सब 5वें वर्ग के तत्व हैं, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, पांचों देखिए 1 2 3 4 5 फ्लोरीन है। इनको एक इलेक्ट्रॉन दे करके इनका अष्टक कंप्लीट किए और इनके साथ बंध बनाए, तो As की जो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों का यूज हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये और ये F के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री का कोण है और इसमें कोई भी एकाकी युग्म नहीं, तो इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन ये फ्लोरीन एक समतल में होंगे जो कागज का तल है, और ये फ्लोरीन ऊपर की ओर है और ये फ्लोरीन इस कागज के अंदर की ओर है, तो ये भी 90 डिग्री कोण पे होगी, ये भी 90 डिग्री के, और ये तीनों एक ही प्लेन पे है, यानी ये तीनों का कोण 120 डिग्री 120 डिग्री होना चाहिए। ये वाले आपका कहने का मतलब ये वाला कोण, ये पूरा ये 120 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग संरचनाएं जो है उनको बनाते हैं। अब आगे देखिए हम देखते हैं H2S की आकृति। तो देखिए जो सल्फर है, यदि सभी युग्मित इलेक्ट्रॉनिक आबंधी हैं तब आकृति चतुष्फलकीय होगी, परंतु 2 एकाकी युग्म सल्फर परमाणु पर उपस्थित हैं, अतः H2S की आकृति कोणीय होगी। तो अब ध्यान दीजिए, अगर जो है सल्फर में ये 2 एकाकी युग्म नहीं होते, यानी बिना बंध वाले युग्म ये नहीं होते, यानी ये 2 एकाकी युग्म कहें या 4 इलेक्ट्रॉन कहें नहीं होते, तो ये जो है आकृति चतुष्फलकीय हो जाती सल्फर की, ये कहने का मतलब है। परंतु 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है इसको, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होता है तो ये एक ढकेलते हैं इन आबंध वाले को, क्योंकि जो बिना आबंध वाले हैं जिनको लोन पेयर कहते हैं, एकाकी कहते हैं, उनमें प्रतिकर्षण ज़्यादा होता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा, तो इतना प्रतिकर्षण उत्पन्न कर देते हैं कि ये लोग जो है सिमट जाते हैं, सिमट करके एक कोण बना लेते हैं और आकृति कोणीय हो जाती है, जो कि चतुष्फलकीय होनी चाहिए थी। तो ये जो है लोन पेयर की वजह से, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से आकृति कोणीय हो जाती है, इसको ध्यान देना। इसी प्रकार PH3 में देखिए, PH3 में फास्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लिए, 2 बच गए, तो ये दोनों जो है इसको ढकेलते हैं। यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 4 होने की वजह से ज़्यादा ढकेलेंगे तो ये ज़्यादा दब जाएगा तो कोणीय हो जाएगा, यहाँ कम ढकेलेंगे तो कम दबेगा तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गया। ये आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडी हो गई। पीछे NCERT में हम लोगों ने बड़े अच्छे ढंग से पढ़ा है और आगे भी इसको जो है हम बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो त्रिकोणीय द्विपिरामिडी होती है। तो PH3 अणु में P परमाणु पर एक एकाकी युग्म उपस्थित होने के कारण पिरामिडीय आकृति बनाता है। यहाँ पर ये देखिए थोड़ा गलत लिख दिया है, इसको ध्यान दीजिए, त्रिकोणीय पिरामिडीय होना चाहिए, क्योंकि ये इस प्रकार से बनेगा,
तो एक कोणीय इस तरह अगर इनको जोड़ा जाए तो त्रिकोण बन जाएगा इस प्रकार से, और ये एक पिरामिड की तरह शो करेगा। तो त्रिकोणीय पिरामिडी होना चाहिए, द्वि गलत लिखा है, इसको समझ लीजिए, सही करिए। तो देखिए PH3 अणु में P परमाणु पर एक एकाकी उपस्थित होने के कारण पिरामिडी आकृति बनाता है, पिरामिडी होगा PH3। यहाँ पर ये सही लिखा हुआ है त्रिकोणीय द्विपिरामिड, ये गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ये PH3 है तो एक ये एंगल इस तरह बनेगा इसके साथ, ये तो एक त्रिकोण ये बन जाएगा और एक पिरामिड ये ऊपर बनेगा और एक ये हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा। तो इस प्रकार से त्रिकोणीय द्विपिरामिडी संरचना बनेगी, एक पिरामिड नहीं बनेगा, इसको ध्यान देना। ये इस तरह बन जाएगा, मान लीजिए P ये एक H ये एक H ये इस तरह से ये, और एक H ये नीचे चला जाएगा, तो एक पिरामिड ये नीचे बन जाएगा और एक पिरामिड ये लोन पेयर की वजह से ऊपर बन जाएगा। तो द्विपिरामिडीय संरचना बनेगी, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये सही लिखा हुआ है, गलत नहीं है। तो PH3 त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होगा, इसको ध्यान देना। आगे देखते हैं, कह रहा है यद्यपि NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति विकृत चतुष्फल की होती है। NH3 तथा H2O दोनों अणुओं की ज्यामिति और विकृत मतलब डिस्टॉर्टेड, मतलब कि बिगड़ी हुई चतुष्फल की आकृति होती है, तथापि जल में आबंध कोण अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। तो देखिए NH3 में दो ही इलेक्ट्रॉन है जो अयुग्मित है, यानी एक अयुग्मित मतलब इलेक्ट्रॉनों का युग्म है, एक जोड़ा का है, और H2O में दो हैं, तो इसलिए ज़्यादा दबाएगा एक कम दबाएगा, तो ये पिरामिडी होता है। और अमोनिया हमारा काबंध कोण अपेक्षाकृत कम होता है, इसका ज़्यादा होता है, इसको देख लेते हैं। तो NH3 तथा H2O में sp3 संकरण होता है, दोनों में sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है। संकरण कैसे निकालते हैं पीछे बता चुके हैं, और आगे अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें हम निकाल के फिर देखेंगे। तो आता है इन अणुओं की आकृति चतुष्फल की होनी चाहिए, क्योंकि दोनों में sp3 संकरण है, तो sp3 संकरण में आकृति चतुष्फल की होती थी, तो चतुष्फल की होनी चाहिए। परंतु NH3 में एक एकाकी युग्म N परमाणु पर उपस्थित है। तो नाइट्रोजन में देखिए ये पांचवें ग्रुप का तत्व है, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 3 तो देखिए बंद बना लिए, 1 2 3 इलेक्ट्रॉन H के साथ बंद बना लिए, 2 बचे, तो यहाँ पर एकाकी युग्म एक एकाकी युग्म एक लोन पेयर कहेंगे, यहाँ बचा रह गया। तो अब देखिए यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म है जो इनको बंध को ढकेल रहा है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6वें ग्रुप में है, तो बाहरी कक्षा में 6 होंगे, तो 2 तो बांड बना लिए, बचे 4, तो ये 2 जो है एकाकी युग्म है, तो ज़्यादा धकेलेंगे, तो इसलिए कोण कम होगा इसकी तुलना में। तो इसलिए इन HH के बीच देखिए 107 डिग्री का कोण है, जबकि इनके इन HH के बीच 104.5 डिग्री, क्योंकि 2 एकाकी युग्म है, ज़्यादा ढकेलेंगे तो कोण कम हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो कम ढकेलेंगे तो कोण कुछ ज़्यादा रहेगा। तो वही कह रहा है कि VSEPR सिद्धांत के अनुसार H2O में एकाकी युग्मों में प्रतिकर्षण अधिक होता है, 2 एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण कोण घटकर 104.5 डिग्री हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग समझते हैं। आगे देखिए, कह रहा है आबंध प्रबलता को आबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो यानी कहने का मतलब यह है कि आबंध की जो क्षमता है, उसकी ताकत है, उसको आबंध कोटि, अंग्रेजी में इसको बॉन्ड ऑर्डर कहते थे,
तो उसके रूप में किस प्रकार व्यक्त करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आबंध प्रबलता है आबंध कोटि के अनुक्रमानुपाती होती है, अर्थात आबंध प्रबलता इज प्रोपोर्शनल टू आबंध कोटि। कहने का मतलब ये है कि आबंध कोटि, एक का मतलब सिंगल बांड होता था, 2 का मतलब डबल बांड, 3 का मतलब ट्रिपल बांड। तो जितने ज्यादा बांध थे वो उतने ही ज्यादा प्रबल थे। तो इसका मतलब जितना बंध कोटि बढ़ेगी तो प्रबलता बढ़ेगी, यानी समानुपाती है। तो इसीलिए आबंध प्रबलता समानुपाती का चिन्ह लगा है आबंध कोटि के। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आबंध लंबाई की परिभाषा दीजिए। आबंध लंबाई क्या होती है? तो देखिए कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणुओं के मध्य 2 एकल आबंध तथा 1 द्वि आबंध वाली लुईस संरचना कार्बोनेट की वास्तविक संरचना को निरूपित करने के लिए अपर्याप्त है, क्योंकि इसके अनुसार 3 कार्बन ऑक्सीजन आबंधों की लंबाई भिन्न होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि ये एक संरचना बनाई गई है कार्बोनेट आयन को CO3-2 कहते हैं। तो यहाँ पर CO3-2 की संरचना बनाई गई है, और हमने पढ़ा था NCERT में कि हमेशा जब भी संरचना बनाएंगे तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता कम है उसको केंद्र में रखेंगे, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है उसको टर्मिनल में यानी बाहर की तरफ रखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यानी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है और ऋण चिन्ह उस पर रहेगा, जिसकी विद्युत धनात्मकता सबसे ज़्यादा है धन चिन्ह उसमें रहेगा। तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ पर देखिए कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम है, क्योंकि हमने बताया था FONCl ये आवर्त सारणी में सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व हैं, और वही क्रम है, यानी F सबसे ज़्यादा, फिर O, फिर N, फिर Cl। तो यहाँ पर O है तो कार्बन से ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए कार्बन हमारा केंद्र पर रहेगा और ऑक्सीजन बाहर की तरफ रहेंगे। अब कार्बन हमारा चौथे वर्ग का तत्व है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसलिए इसने चारों इलेक्ट्रॉन अपने ऑक्सीजन से बंध बना करके शेयर कर लिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 आबंध बने हुए हैं, तो यहाँ पर 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 4, 2, 6, 1, 7 इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर देखें तो एक आबंध है, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इलेक्ट्रॉन है। एक ऋण का ये माने बाहर से आया हुआ तो 9 हो गए, लेकिन ये बाहर से आया है। इसी प्रकार इसमें देखें तो एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। देखिए जब हम कार्बन का काउंट करेंगे तो इसके भी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, ये क्योंकि ये सहसंयोजी बंध है, सहभाजी बंध है। दोनों इसके 2 इलेक्ट्रॉन इसके 2 इलेक्ट्रॉन कि जब कार्बन में गिनेंगे तो इसके भी ये 2 गिनेंगे, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के गिनेंगे, तो 4 ये 2 ये 2 ये यानी 8 हो गए, यानी कार्बन का अष्टक कंप्लीट हो गया। तो इसको ध्यान देना। तो अब कार्बन ऑक्सीजन में बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से इसको बनाया गया है, इसको समझते हैं। देखिए हिंदी वाली बुक में कुछ गड़बड़ दिया है, तो अंग्रेजी वाली बुक से समझिए, उसमें गड़बड़ दिया था। तो यहाँ पर देखिए कार्बन है तो 4, 2, 6, 2, 8 इस कार्बन का अष्टक कंप्लीट। अभी इस ऑक्सीजन की बात करें तो 2, 2, 4 और 4 ये 8, इसका भी अष्टक कंप्लीट है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी अष्टक कंप्लीट है। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 इसका भी अष्टक कंप्लीट है, और 2 इलेक्ट्रॉन जो बाहर से आए हैं इनके साथ है। अब देखिए डबल बॉन्ड के साथ इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अगर रखेगा तो निगेटिव चार्ज को कहाँ रखेगा, तो निगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड के साथ हमेशा रखे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो अब देखिए एक संरचना ये हो गई, दूसरी इसी प्रकार बदलती रहती है। डबल बॉन्ड देखिए यहाँ आ गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ चला गया और निगेटिव चार्ज यहाँ चला गया, ये बदला, फिर अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ गया। तो इस प्रकार से संरचनाओं में बदलता रहता है, इनको अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। और ये देखिए चिन्ह लगा है, इधर को भी तीर 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 है, मतलब ये आपस में एक तरह से साम्य अवस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। किसी एक संरचना को हम देख कर ये नहीं कह सकते कि ये भर संरचना है,
क्योंकि यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर सिंगल है, तो इनकी बंध लंबाई अलग अलग होना चाहिए। जबकि जब प्रयोगों द्वारा पता किया गया तो बंध लंबाई सबकी बराबर थी। तो इसका मतलब एक संकर स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है जो इन तीनों का मिला जुला होता है, उसको रिजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। देखिए लिखा भी है। तो इसको अब देखते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट हो जाते हैं। इसका भी 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बनाना भूल गया। तो यहाँ पर देखिए इस संरचना के हिसाब से कह रहा है कि तीनों कार्बन ऑक्सीजन आबंधों की लंबाई भिन्न होनी चाहिए। प्रयोगों के आधार पर कार्बन आबंध ऑक्सीजन आबंध लंबाई समान है। अगर प्रयोग द्वारा देखेंगे तो समान आती है। अतः CO3-2n की संरचना संकरण प्रक्रम द्वारा अच्छी प्रकार से दर्शाई जा सकती है। तो जो संकरण प्रक्रम है यानी हाइब्रिडाइजेशन या रिजोनेंस, जो रिजोनेंस है अनुनाद, उसके द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है, इसको इस तरह। यहाँ पर दोनों तरफ तीर होना चाहिए तो अनुनाद संकर हो जाता, यानी रिजोनेंस हाई स्ट्रक्चर होते और सब का मिला जुला रूप एक डॉट डॉट करके बनाते हैं तो रिजोनेंस हाइब्रिड हो जाता है, यानी अनुनाद संकर हो जाता। तो इसको समझने की जरूरत है। यहाँ पर देखिए ये संरचना में सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये देखिए फिर गलत किया है, ये डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। इन बातों को ध्यान देना है, हिंदी वाले बुक में थोड़ा गलत दिया गया है। अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नीचे दी गई संरचनाओं 1 तथा 2 द्वारा H3PO3 को प्रदर्शित किया जा सकता है। क्या ये 2 संरचनाएं H3PO3 के अनुसार संकर के विहिप यानी कोनिकल रूप माने जा सकते हैं? यदि नहीं तो इसका कारण बताइए। तो ये कह रहा है कि जो रिजोनेंस है, अनुनाद है, उनके संकर माने जा सकते हैं, यानी जितने भी अनुनाद हैं स्ट्रक्चर बनते हैं उसका मिला जुला रूप माना जा सकता है। तो उसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट और सेकंड अनुनाद संरचनाएं नहीं है, अनुनाद संकर नहीं है, यानी अनुनाद संरचनाएं कोनिकल स्ट्रक्चर इनको कहते हैं अंग्रेजी में, विहिप जिसको हिंदी में कहते हैं, वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखिए H यहाँ पर है, उठा करके H को यहाँ पर कर दिया, तो ये सिर्फ यहाँ पर H यानी जो परमाणु है उसको बदला गया। तो केवल परमाणु का स्थान बदलने से जो है कोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बन जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं और जो बंध हैं उनकी भी स्थिति बदलना पड़ता है। तो इसके बारे में हम नीचे समझेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुनाद संकर क्यों नहीं है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि SO3 NO2 तथा NO3- की अनुनाद संरचनाएं लिखिए, यानी इनके रिजोनेंस स्ट्रक्चर जिसको हिंदी में अनुनाद संकर कहते हैं उनकी संरचना हमको लिखना है। तो SO3 की पहले अनुनाद संरचना लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए SO3 की जो अनुनाद संरचना है, तो यहाँ पर देखिए सारे O जो है उसी प्रकार से लिखे गए हैं जैसे है। देखिए पूरी संरचना में उसी प्रकार है, केवल यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है, मतलब ये यस अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे रहा है जिसमें, लेकिन ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन यस को नहीं दे रहा। तो यहाँ पर देखिए जो तीर बनी है इसका मतलब है यस अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है। इसमें देखिए ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ पर 2 संरचनाएं वैसे ही हैं और ये वाला डबल बॉन्ड हो गया। यहाँ पर देखिए 2 संरचनाएं ये वाली पहले वाली वैसे ही हैं, डबल बॉन्ड यहाँ हो गया। तो इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में थोड़ा गलत दिया रहता है, बार बार गलत हो रहा है। यहाँ पर ये 2 तीर के निशान है, यहाँ पर डबल बॉन्ड होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड होगा तब ये सही होगा। तो सल्फर जो है इसका 16 होता है, तो 2 8 और 6 होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए
और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो है वो ऑक्सीजन को दे रहा है, तो एक ये दे रहा है एक ये, तो 6 हो जाएंगे। इस प्रकार से संरचना होना चाहिए। तो ये देखिए जो डबल बॉन्ड है और ये जो बॉन्ड है ये क्रम से हर ऑक्सीजन पे बदल रहे हैं। मान लो ऑक्सीजन और सल्फर के बीच ये आबंध बन रहा है, बाकी ऑक्सीजन अपने उसी स्थान पर है। देखिए तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ है, इस तरह से 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड देखिए सारे इलेक्ट्रॉन में क्रम से पहले इस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और सल्फर के बीच डबल बॉन्ड, फिर इस ऑक्सीजन सल्फर के बीच, फिर इस ऑक्सीजन सल्फर, तीनों में डबल बॉन्ड नाच रहा है और तीनों में ये बंध बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी नाच रहे हैं। इस प्रकार से संरचना बनाई जाती है। इसको देखिए अंग्रेजी वाली बुक में भी देखते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए अंग्रेजी वाली बुक में और अच्छे से बनाया है, इसने सबके इलेक्ट्रॉन भी दिखा दिए हैं। तो सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 ये बंद बना लिए और इनके साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो 4 5 1 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह बनेगा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ पर देखिए 2 2 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो अब इसको छोड़िए, ये इधर आ गया डबल बॉन्ड, इधर दिखा दिया। तो अब इनमें से एक को देखिए, इनमें से एक को, तो इनमें 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब ये देखिए आबंध इस प्रकार से बन गया कि तो देखिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने बना दिया। सल्फर है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के आपस में संयोग करके ये एक संरचना बना ली। अब इसके बाद अगले उसमें स्टेप में क्या होता है कि चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है तो इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और ये ऋणात्मक हो जाता है। जब ये ऋणात्मक होगा तो धनात्मक हो जाएगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है वो यहाँ धन आ जाता है, यहाँ ऋण आ जाता है, और ये सिंगल बॉन्ड बचता है और ये धन ऋण यहाँ लिख जाता है। तो ये 2 बॉन्ड वैसे रहेंगे, एक ऐसे बना देंगे। या फिर अब यही कहानी इसके साथ हो सकती है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ले लेता है तो ये जो है ऋणात्मक हो जाता है और ये धनात्मक रहता है, और ये तो पहले से लिए है। इस तरह संरचना बन जाती है। डबल बॉन्ड केवल यहाँ रहता है। तो इसी को जो है यहाँ पर इस तरह दिखाया गया है कि चूंकि ये माइनस चार्ज है प्लस है, तो ये एरो का मतलब ये है कि इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लिया है। तो चाहे इस तरह माइनस और यहाँ प्लस कर दीजिए, चाहे इस तरह तीर लगा दीजिए। इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। और या इस तरह लिख दीजिए, दोनों बातें सही है। तो इस प्रकार से हम लोग संरचना बनाएंगे। अब आगे देखिए NO2 आ जाता है। तो इसी प्रकार NO2 में N 5वें ग्रुप का तत्व है, 5वें वर्ग का। इसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो ये 2 इसके साथ आबंध बना लीजिए, इस ऑक्सीजन के साथ 2। और जो है ये हिंदी वाली में बुक में देखें तो और अच्छा स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए N के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि बाहरी कक्षा में 5 रहेंगे, क्योंकि 5वें वर्ग का तत्व। तो 2 इस ऑक्सीजन के साथ मिल गए, 1 इस ऑक्सीजन के साथ, तो 3 हो गया, और 1 ये हो गया 4, और इसका 1 ये ऑक्सीजन ले लिया तो देखिए माइनस चार्ज आ गया। जब यहाँ माइनस आया तो यहाँ पर एक प्लस आ गया। कहने का मतलब ये है कि इसका 1 ये ले लिया है। तो चाहे हम ऐसे तीर बना दें और चाहे प्लस माइनस लिख दें। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वाली बुक में उसने ऐसे तीर बना दिया। एक यहाँ पर डॉट रखना चाहिए था इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 इसके साथ बनाए, 1 ये दे दिया, 3 2 1 3 और 2 यहाँ बचेंगे। तो 2 जो है, जो 2 है तो 1 इसको एक्स्ट्रा दे दिया, तो ये तीर बन गया। एक तो ये बॉन्ड ऐसे सिंगल बॉन्ड होता, लेकिन 1 दे दिया तो इसके पास आ गया। तो यहाँ पर जो है ये एरो बना दीजिए, चाहे यहाँ प्लस करके लिख दीजिए, यहाँ माइनस करके, एक ही बात है।
फिर से समझिए, यहाँ पर देखिए प्लस लगाया, इसका मतलब 1 इसको दिया गया तो यहाँ पर माइनस लगाया, तो 2 1 3 1 4 और 1 ये जो प्लस वाला है इसका मतलब इसको दिया गया तो ये माइनस लग गया, तो इसीलिए यहाँ 4 है, यहाँ पर माइनस आ गया। अब इसी को इस तरह बना सकते हैं, n प्लस है, अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये देखिए गलत बना दिया, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और सिंगल बॉन्ड इधर आएगा, उसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। यहाँ पर इसने डबल बॉन्ड के ऊपर लगा दिया, ये थोड़ा गलती की है। यहाँ पर देखें ये इधर किया, फिर इधर डबल बॉन्ड इधर कर दिया, चाहे ऐसे बना दीजिए चाहे वैसे बना दीजिए, एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। अब देखिए NO3 माइनस आयन की अनुनाद संरचना, तो यहाँ पर देखिए n जो है इसको अंग्रेजी वाले में देखते हैं, प्लस माइनस करके हो सकता है लिखा, प्लस माइनस यहाँ भी नहीं लिखा है। अब यहाँ पर देखिए हिंदी वाली बुक में समझिए, तो n जो है 5वें वर्ग का तत्व है, तो 5 इसकी संयोजकता हमको पूरा करना है, तो एक तो ये हो गई 1 इलेक्ट्रॉन, 2 ये हो गए 3 और 1 इसको दे दिया 4, अभी एक और होना चाहिए इसके पास इलेक्ट्रॉन, लेकिन चूंकि नाइट्रोजन से ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीजन ले लेता है, तो यहाँ पर देखिए माइनस चार्ज है, यहाँ पर माइनस चार्ज। अब देखिए माइनस चार्ज, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस चार्ज होना चाहिए था, बनाना भूल गया है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बना दिए। तो यहाँ देखिए अंग्रेजी वाली बुक में समझिए, हिंदी वाली में त्रुटि है, तो यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन है, इसमें 5 होना चाहिए, तो 2 1 3 और 1 ये इसको जो दिया है ये 4, इसने खुद दे दिया इसको, तो 4 और इस पे एक और होना चाहिए, तो चूंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो इससे इसने ले लिया, तो इसके पास है वो इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन के पास होना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। FON इस तरह हम लोग लिखते थे, तो ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है, तो n की बजाय ऑक्सीजन पे ऋण आवेश रहना ज़्यादा पसंद करेगा, तो यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि O8 16 होता है, तो 8 को अगर लिखेंगे तो 2 कामा 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए, एक तो इसके साथ बंध बना लेना चाहिए था, तो इसके साथ बंध बनाया है, तो यहाँ पर 5 होना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन इसका निगेटिव वाले का है, ये जो निगेटिव है ये इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो यहाँ चला गया, इसीलिए देखिए हिंदी वाली में 5 इलेक्ट्रॉन बनाया, 2 2 4 1 5 और इसके साथ बंध बनाया, तो 5 इलेक्ट्रॉन दिखाया, और ये जो निगेटिव है इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसके पास गया है। और यहाँ पर देखिए 6 बनाया है, क्योंकि इस नाइट्रोजन इस बांध में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं अदा कर रहा, क्योंकि इधर को तीर लगी, इसका मतलब पूरा जो है नाइट्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दे करके बंध बना रहा है, यानी पूरा बंध बनने में इसी के इलेक्ट्रॉन का योगदान है, इसके इलेक्ट्रॉन का नहीं है, इसलिए इसके पास 6 है। अगर इसमें देखें तो 2 2 4 2 6 2 8, ये अष्टक कंप्लीट, तो एक संरचना ये बन जाएगी और एक संरचना हमारी ये बन जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए 6 इलेक्ट्रॉन पूरा कर दिया, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन को, ये जो नेगेटिव चार्ज है उसको भी इलेक्ट्रॉन इसने मान लिया, तो यहाँ पर डॉट लगा दिया। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, यहाँ पर देखिए नेगेटिव चार्ज बनाया है, यहाँ पर पहले नेगेटिव चार्ज इसके पास है, फिर इसके पास, फिर इसके पास, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एक नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से बनाना चाहिए। अब देखिए इंग्लिश वाली बुक में जो बनाया है,
तो उसने क्या किया है, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को दिखा दिया यहाँ। तो यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन दिखाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन बनने में भाग ले रहा है, ये बंध बनाने में। और ये डबल बॉन्ड है, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया है, तो यहाँ 6 तो ठीक है। इसी प्रकार ये तो सही है, यहाँ पर 5 होना चाहिए, यहाँ पर 5 होना चाहिए, बाकी सब चीज़ें सही है। तो इस प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। अब समय काफ़ी हो गया है, तो आज बस यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी फिर करेंगे।